सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे पास दो मौसूस मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, दारुल सुकून से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे कुकी और बोनी साहब की, और अब हमारे पास मुफ्ती उज़ैर बलवानी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और मेडिकल के हेड हैं इमरान मुश्ताक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। और दारुल सुकून के हवाले से सबसे पहले मैं आपकी जाने पाऊँगा और जानने की हम कोशिश करेंगे कि उमूमन ज़ाहिर पाकिस्तान में चैरिटी के हवाले से तो कहा जाता है दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा चैरिटी हमारी कौम देती है, और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान में बात करें तो कराची का सबसे ज़्यादा नाम आता है। अच्छा, जो NGOs हैं या बहुत सारे लोग इस तरह के जो काम कर रहे हैं, बिलखुसूस इस तरह के जो बड़े इदारे हैं दारुल सुकून जैसे, वो तो ज़ाहिर 1967 से 56 साल हो गए इस इदारे को काम करते हुए, लेकिन बहुत सारे शुबात रहते हैं जहनों में। लेकिन आप जैसे लोग, मैं चाहूँगा कि मेरे की आँख के ज़रिए ज़रूर बताइए कि इस तरह के इदारों को चैरिटी के हवाले से वो कहते हैं कि जी ज़कात फ़ितरा, ये वैसे हेल्प आउट करना चाहते हैं इस तरह के बच्चों की नशो नुमा के हवाले से, क्या कहेंगे इस्लामी हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया जी। और जो मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जो मेरे लिए भी एक नई थी। हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त हम ये समझते थे, जब NGOs का नाम आता था तो इसका मतलब ये होता था कि ये NGOs कोई ऐसी इदारे होते हैं जो बाहर से उसको नॉन मुस्लिम्स फ़ंड कर रहे होते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि मुसलमानों को कमज़ोर करना। हमारे जहन में आज तक यही तसव्वुर था। जब हमने पहली मरतबा इस पर रिसर्च की, लोगों से मिले जाके इदारों में, तो हमें जाके पता चला ये तो उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो हम में से ही चंद लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, और हम में से ही उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक आम कॉन्सेप्ट है जो हम पाकिस्तानी अवाम के अंदर है, और जो मेरे अंदर भी था, जो मैंने बचपन से देखा, तो मैंने बताया आपको। तो ये कॉन्सेप्ट अब वक्त आ गया है कि हमें उसको सही करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मदारिस के लिए ज़कात देते हैं, मसाजिद के लिए चंदे देते हैं, और बहुत सारे खैर के कामों के लिए जो है वो चंदे देते हैं। लेकिन ऐसे इदारे जो एक फॉर्मल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से साल भर लोगों की खिदमत करते हैं, उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा हमारी सदक़ात के, ज़कात के मोहताज हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जब खर्च करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ़िल वक्त हमारे ज़कात सदक़ात के ज़रूरतमंद कौन लोग हैं। हर वक्त हमारे सामने कुछ इदारे ऐसे रहते हैं, कुछ जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन और खर्च पे खर्च किया जा रहा है। तो लोगों की तवज्जो ऐसे इदारों की तरफ मबज़ूल कराने की ज़रूरत है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। मैं जब पहली मरतबा दारुल सुकून में दाखिल हुआ तो मैं जब वहाँ गया, तो जब वहाँ से मैं वापस आया तो मुझे कई रातों तक नींद ही नहीं है। वो जो मंज़र मैंने वहाँ देखे, जिन लोगों से मैं वहाँ मिला, तो इस तरह के इदारे हमारे इलाक़ों में, हर मोहल्ले में, हर गली में मौजूद हैं। ठीक है, दारुल सुकून भी एक इलाके में मौजूद है ना, तो उस इलाके वालों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, फिर उसके बाद इस शहर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे इदारों का विज़िट करें जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, और उनको साल भर उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी सफाई सुथराई, हर चीज़ का बंदोबस्त करते हैं। तो मैं लोगों को दावत दूँगा कि इस तरह के इदारों का ज़रूर विज़िट क्या करें, आएँ, देखें ये क्या खिदमत कर रहे हैं, और फिर अपनी जो है वो ज़कात सदक़ात ऐसे इदारों को दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी बुनियादों पे बना हुआ है, और इसी वजह से जब भी मुल्क में बुरे हालात आते हैं, बेरोज़गारी फैलने लगती है, तो यहाँ के जो अहले सरवत हज़रात हैं वो बड़ी जो है वो सखावत का जो है वो मुज़ाहरा करते हैं, फ़याज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शरीयत ने हमें जो है ना वो एक ऐसा सर्टेन फ़ंड दिया है जो कि हर साल हमें निकालना है, वो है ज़कात का फ़ंड। अभी जब मैं आ रहा था तो थोड़ी देर पहले एक बड़ी कंपनी है, उनके CEO से मेरी बात हो रही थी। वो यही कह रहे थे, मुफ्ती साहब हमारा एक इदारा है, हम उसको फ़ंड करते हैं, तो वहाँ पे हम ज़कात तो साल भर दे सकते हैं अपनी, लेकिन हमारे जो जानने वाले हैं वो अपनी ज़कात के अलावा जब हम उनसे बात करते हैं कि वो सदक़ात भी कुछ दिया करें तो वो घबराने लगते हैं। तो सदक़ात बुनियादी तौर पे एक ऐसा नफली सदक़ात, जनरल डोनेशन एक अनसर्टेन फ़ंड है, वो जब दिल चाहता है, वुसअत होती है तो लोग निकालते हैं, लेकिन जो ज़कात है वो पाकिस्तान में साल भर निकल रही है, और उसी की बरकत से आपने देखा है कि यहाँ पे कभी हम ये नहीं सुनते कि किसी आदमी ने खुदकुशी की हो या खुदकुशी बहुत आम हो गई हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे मुसलमानों में, अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में, जो हमेशा मुसीबत के वक्त खड़े रहते हैं और ज़कात भी निकालते हैं। ये भी बड़ी खुशाइन बात है। ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि लोग अपनी ज़कात भी नहीं निकालते थे। तो मैं दावत दूंगा कि इस तरह के इदारों की तरफ आएँ,
उनको विज़िट करें, उनके यहाँ पे जो खिदमात हैं उनको अच्छी तरह चेक करें और फिर ऐसे इदारों में बढ़ चढ़ के ज़कात दें। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब आपने कहा कि आपने विज़िट किया, फर्स्ट टाइम देखा, और ज़ाहिर जो देखने के बाद आप किन चीज़ों से मुतासिर हुए कि फिर फ़ैसला किया कि जी मुझे भी जुड़ना चाहिए इनके साथ? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, तो हम एक यानी जिसे हम कहते हैं हम नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने हमें अपनी सारी जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए खुद कफ़ील किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना खाना खाना हो तो मैं खुद खा लेता हूँ, मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैतुल खला जाना है तो मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे लोग देखे जो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे कि दुनिया में मौजूद भी हैं ऐसे लोग। ना वो खा सकते हैं खुद से, ना वो बात कर सकते हैं, ना वो अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। तो जब ऐसे लोगों को आदमी देखता है तो एक तो अल्लाह की तरफ फ़ौरन मुतवज्जह हो जाता है आदमी कि अल्लाह ने मुझे अगर अपनी जो है वो ज़रूरियात खुद पूरे करने का कफ़ील बनाया, याद आ जाती है। तो वो एक ऐसा मंज़र था जो मुझे आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे इदारे ज़रूर विज़िट करने चाहिए और इनको देखना चाहिए, और आदमी को अपनी आखिरत भी इससे अच्छी बनती है, और दुनिया में भी आदमी जो एक गैर में जो है वो मयान रवि का कभी शिकार हो जाता है तो उससे बच जाता है, इत्तेदाल वाली ज़िंदगी पे आ जाता है। सही सही। हमारे साथ इमरान मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, मेडिकल HOD हैं ये दारुल सुकून के, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह मेडिकल कंडीशंस बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती जब आपके पास वो आते हैं, और जिस तरह हमने अभी कुकी से बात की कुछ देर पहले, तो 1 दिन की थी और माशाल्लाह 36 ईयर्स की वो हो गई हैं। तो आप बताइएगा कि मेडिकली बच्चों को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब आपके पास बच्चे लाए जाते हैं, या फिर किस तरह जो मेडिकल का डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आप लोगों का। और इस एक्टिविटीज़ से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं और बहुत सारे लोग जान सकते हैं कि हम किस किस तरह ऐसे लोगों के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, सबसे पहली बात कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है हमारी पाकिस्तानी अवाम में। बाहर की कंट्रीज़ में तो छोटी छोटी चीज़ों पे अवेयरनेस दी जाती है, सही, छोटी छोटी चीज़ों पे उनको कोर्सेज करवाए जाते हैं, पर यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जो लोअर क्लास से हैं, यहाँ तक के अपर क्लास से भी हैं, वो भी एक वक्त आता है कि वो हैंड्स अप कर जाते हैं। जी। अच्छा, लोगों को डायरेक्शंस नहीं पता कि हुकूमत ने उनके लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा की हैं और किन किन आसानियों से वो ऐसे जो बच्चे हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है वहाँ जा सकते हैं, सही है। सबसे पहली बात, जब हमारे पास एक पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो हमारे पास क्राइटेरिया तो ये है कि हम मंथ में एक दफ़ा एडमिशन का डे रखते हैं, लेकिन हम इस एडमिशन डे को कभी भी जो हमारे डोर स्टेप पर आता है हम उसको जाने नहीं देते, फिर उनका इनकार नहीं करते, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जगह ना भी हो तो फिर भी हम उन्हें और जगहों पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें हम जो है न्यूरो पे काम करते हैं, ठीक है, न्यूरो पे काम करते हैं, साइकेट्रिक पे भी अब हमने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले एडमिशन डे पे हम ये करते हैं कि फैमिली को बुलाते हैं, फैमिली से पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अक्सर औक़ात फैमिली जो है इनकम्प्लीट हिस्ट्री देती है, और जो हमारा मुशाहिदा हुआ उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी से लोग आते हैं जो कि अनपढ़ लोग हैं। उनकी छोटी उम्र में मैरिजेस हुई हैं, छोटी छोटी उम्र में, मदर भी 16 साल की, फादर भी 16-17 साल का, तो उनके बच्चे ज़्यादातर सेरेब्रल पैलिसी के साथ आते हैं और वो बच्चे पे बच्चे इस तरह पैदा करते हैं। तो अब हम उनको भी अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। यकीनन इसके साथ आपके पास कज़न मैरिजेस के भी केसेस आते हैं? कज़न मैरिजेस के भी केसेस आते हैं हमारे पास, ये सारे केसेस आते हैं। तो आजकल तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ चुकी है, अवेयर हो चुके हैं ये सारी चीज़ों के लिए कि लोग जो हैं इस चीज़ों से थोड़ा हट रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों के साथ हमारे पास जब एक पेशेंट आ जाता है तो जाहिर है पेशेंट को सही डायरेक्शन देना, सही तबीब के पास लेकर जाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, हमारे पास जो हैं हम अटैच्ड हैं आगा ख़ान के साथ और मुख्तलिफ और ऐसे बंदों के साथ जो कि न्यूरो और साइकेट्रिक में काम करते हैं, जिनका बहुत नाम है, जिसमें डॉक्टर रमन कुमार हैं जो कि बहुत मशहूर हैं न्यूरोलॉजिस्ट, जिसमें डॉक्टर सिद्रा कलीम हैं जो आगा ख़ान में होती हैं, डॉक्टर शहनाज हैं, और इस तरह के और बड़े बड़े नाम हैं। हम वहाँ पे उनका असेसमेंट खुद से करवाते हैं। पहला असेसमेंट हम वहाँ पर करते हैं, हमारी रिहैब मैनेजर डॉक्टर्स होते हैं, उनमें हम मिलकर ये फ़ैसला करते हैं।
उनमें हम असेसमेंट करवाने के लिए इनकी एक ओपीडी करवाते हैं। अगर कोई ओपीडी करवा कर आया हो तो फिर देखते हैं कि हम इसका एक रोड मैप तैयार करें। रोड मैप तैयार करने के सिलसिले में हम उनकी, क्योंकि हमने रीहैब करवानी होती है, वापस उनको मतलब इस हद तक लाना होता है कि वो ज़िंदगी उनकी प्रोलॉन्ग हो जाए। जब तक वो रहें वो प्रोलॉन्ग ज़िंदगी गुजारें, मतलब उसका जो असरात हैं उस बीमारी के वो कम हो जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो शुक्र है खुदा का, हमारे पास जो सेरेब्रल पैलिसी के केसेस हैं वो 50-60 इयर्स में भी इंतकाल कर गए। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हमारे पास चले। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि इसमें हम बाहर हॉस्पिटलाइज करवाते हैं, उनको भेजते हैं हम डॉक्टर्स के पास, उनका एक पूरा रीहैब प्लान बना लेते हैं। रीहैब प्लान के बाद हमारे जो इन हाउस हमारे पास रीहैब है उसमें साइकोमेट्री एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके मुताबिक हम बच्चों को फिर वो एक प्लान के मुताबिक उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। बाहर से जब ओपीडी करवाते हैं हम AKU से, लियाकत से या किसी और जगह से, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवाते हैं। अच्छा, अटेंडेंट को साथ रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी करवाते हैं। उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, और अपने वसाइल हम अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। तो इस तरह हमारे पास उनका एक शेड्यूल आ जाता है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और हमारे पास वन अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास जो हैं डॉक्टर हैं, 24/7 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, 24/7 हमारे पास केयर गिविंग स्टाफ है, 24/7 हमारे पास फार्मेसी की सहूलियात हैं और हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास डाइटिशियन हैं। अच्छा, तो मैं आपसे उन बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि नफ्सियात पे भी आप काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपके पास यकीनन बर्थ के बाद फ़ौरन आ जाते होंगे, पेरेंट्स ले आते होंगे, कुछ बच्चे कुछ एज के 2-3 साल की उम्र में भी आते होंगे यकीनन। तो उन बच्चों पे जब लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, कि घर वाले पास नहीं हैं या फिर वो मोहब्बत नहीं मिल पा रही जो माँ बाप से मिलनी चाहिए थी, तो इसके हवाले से बताइएगा कि कोई नफ्सियाती मसाइल भी पैदा होते हैं उन बच्चों में? ऐसा होता है कि हमारे यहाँ खुदा का शुक्र रहा हमारे यहाँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो 1 डे से भी आए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो कि बहुत बड़ी एज में आए। हमारे पास अभी एक थोड़े दिन पहले डाउन सिंड्रोम बच्चा आया जो कि एक वेल फैमिली से था, वेल फैमिली से है बल्कि। तो उनके फादर जो हैं वो तकरीबन 60 इयर्स के होंगे। उन्होंने शादी की सेकंड और उसमें से वो बच्चा था, पर उनकी जो मदर थी वो उनको संभाल नहीं पा रही थी। तो वो हमारे पास आया। पहला तो बच्चे पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, वो हुआ, लेकिन हमारी केयर गिविंग स्टाफ, उनकी एज है हमारे पास 7 ईयर। तो जो वो बच्चा था, अब वो उसको देखें आप तो वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया। हमारे पास बहुत फैमिलियर माहौल है, मतलब माँ बाप तो नहीं है लेकिन हम माँ बाप की तरह खिदमत करते हैं। माँ बाप उनके मौजूद हों या ना हों, हमारे पास यहाँ पे मौजूद हों या ना हों, अगर उनको कोई एमरजेंसी होगी तो हम पहली फुर्सत में उनको हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे, हम पहली फुर्सत में उन पे डिसीजन लेंगे जो कि एक पेरेंट्स लेते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये कि हम अपने बच्चों को, जिस माँ बाप के पास इतने पैसे हों कि वो यही चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन करवाएं, तो हम आगा खान वगैरह लेकर जाते हैं। हम बच्चों अपने को आगा खान लेके जाते हैं और अपने बच्चों की तरह उन पे फैसला करते हैं जो कि होना चाहिए फैसला। उनके पेरेंट्स को भी लूप में लेते हैं, लेकिन पहली फुर्सत में हम लेकर चले जाते हैं उनको, और वहाँ पे रुकना, वहाँ पर रहना, वहाँ की सारी फीसेस, वो सारा कुछ हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर इन बच्चों के लिए जो खुदा हमें पैसे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया, तो हम वो उन्हीं बच्चों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और ना सिर्फ इसके लिए बल्कि उनकी एजुकेशन पे काम करते हैं, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं। उनको किस किस डोमेन में जाना होता है, एक माँ बाप के बच्चे मुख्तलिफ डोमेन में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई ये करता है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। और किस एज के बच्चे हमारे पास 1 डे से लेकर, कुकी जैसे है, कुकी 1 डे से लेकर हमारे पास हर एज के बच्चे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास मुर्तज़े में एक दिन का आया होगा, अगर आपको बोनी साहब ने ये स्टोरी बताई होगी, तो मुर्तज़े में एक बच्चा आया हमारे पास, माइक्रोसेफेलिक,
जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उनके घर वालों ने हमारे बोनी साहब को कॉल की, उन्होंने कहा कि ये एक बच्चा मतलब इस तरह का डॉक्टर ने कहा है तो आप ले लीजिएगा। अभी उसका फर्स्ट बात भी हम नहीं करवाया था, अब वो माशाल्लाह से 5 मंथ का हो गया हमारे पास, तो एक पेरेंट्स की तरह हम उसकी बड़ी अच्छी निगहदाश्त कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, और बीइंग अ फीमेल मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि ज़ाहिर है औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे मराहिल होते हैं, वो पहले बेटी होती है, उसके बाद उसने एक शादी होती है, माँ भी बनना होता है। जब इस तरह आपसे पहले रजिस्ट्रेशन बच्चे की करा दी जाती है उस इदारे में, तो माँ बाप का दिल नहीं वहाँ पे दहलता कि ठीक है अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने इस तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी है, कमी रखी है, तो माँ बाप इसीलिए क्या दे देते हैं? असल में मेरा एक्सपीरियंस जब हुआ 2019 में, तो एक बच्चा था हमारे पास सेरेब्रल पैलिसी के साथ, उसका इंतकाल हो गया। उसके फादर बड़े एजुकेटेड थे, नाम नहीं बच्चे का लूँगा, एजुकेटेड थे बड़े। तो उन्होंने कहा बेटा मैं ना इस बच्चे को मैंने उम्र भर पता है क्यों छुपाया यहाँ पे दारुल सुकून में, मैं अफोर्डेबल था, मैं रख सकता था। मेरी जो दूसरे बच्चे हैं ना उनके रिश्ते नहीं होंगे, उनके रिश्ते नहीं होंगे इसकी वजह से कि इनका एक बच्चा इस तरह का है, अगर हम इनकी बेटी या बेटे से शादी करेंगे तो हमारे भी बच्चे इस तरह के पैदा ना हो जाएं, तो इस वजह से इसका कफन दफन मैं आपके साथ शामिल होऊंगा, लेकिन आप करवाइएगा। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा, ऐसे मुख्तलिफ केसेस हैं कि इस वजह से भी लोग वो ज़्यादा कर जाते हैं कि हमारे जो सोसाइटी जो है वो उसमें एक्सेप्ट करना नहीं होता कि ये हो सकता है हम इनके साथ शादी करें अपने बच्चों की, तो हमारे बच्चे हों, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह लोगों ने मुझे कहा कि फिर हमने भी बहुत साइलेंट तरीके से, और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास हर कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं उनके मुताबिक मुल्तज़िम की हमने सारी वही फॉर्मेलिटी पूरी की जो एक मुस्लिम बच्चे की पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमने हर किसी के रिलीजियस पॉइंट से हम उनको उसी तरह देखते हैं और उसी तरह उनको फॉलो कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे भी कि इस तरह बात की उन्होंने डॉक्टर इमरान मुश्ताक साहब ने कि ये जो माशरे में इस तरह की सोच अभी भी है नेगेटिविटी कि यार शादी नहीं होगी या किसी को शायद बोझ लगता होगा और भी बहुत सारे दीगर चीज़ें सोचते होंगे, तो ये अवेयरनेस की कमी है, वजह क्या है, आपको क्या नज़र आता है? ये बुनियादी तौर पे एक माशरती दबाव है जो आदमी इसमें मुब्तला होता है इस तरह की सूरत हाल में, तो वो जो फ़ैसले कर रहा होता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक जो फ़ैसले हैं ये बहुत आम हालात वाले उसके फ़ैसले हैं, ये एक हंगामी फ़ैसले जो उसको लेने पड़ते हैं, और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इसमें मुब्तला हो, लेकिन ये एक बहुत जो गैर मामूली सा जो वाक़या पेश आता है जब इस तरह की विलादत होती है घर में बच्चे की। तो ऐसे वालिदैन के बारे में हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अगर वो कोई फ़ैसला लेते हैं तो हमें उनको साथ देना चाहिए, हमें उनको किसी चीज़ में क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि ये फ़ैसला गलत नहीं है? हाँ, देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह के बच्चे के लिए कोई अच्छी केयर वाली जगह मौजूद है जी, तो इस शरीयत इसको गलत नहीं समझती कि उस बच्चे को अगर वहाँ रखा जाए, उसको सही से केयर दी जाए, क्योंकि ये बच्चे इस तरह के अगर घर में होते हैं ना तो आम तौर पे ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे इमरान साहब ने बताया, ये बच्चों को माँ बाप की तरह पाल रहे हैं, अगर ये बच्चे घर पे रहते हैं हमारे माशरे के अंदर तो ये निगलेक्टेड होते हैं। उसमें एक और चीज़ भी है, जैसे बहन भाइयों की तो शादियाँ हो जाती हैं, माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो माँ बाप अक्सर औकात हमसे ये कहते हैं जब हम मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा हमारे बच्चों का, तो आप लोग इन बच्चों को रख लो। बहुत सारे माँ बाप, और एक घर के 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे हमारे पास हैं, तो इस वजह से भी हम लोग उनको ये करते हैं और बहुत आसानी पैदा करते हैं। हमारे पास जो भी आता है हम उसके लिए आसानी पैदा करते हैं, सारे लैब टेस्ट और ये सारा कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और आप इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देख लीजिएगा, हमारे एरियाज़ में आपको कोई स्मेल नज़र नहीं आएगी। प्रॉपर एक जो है हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, हमारे पास किचन है, हमारे पास स्टोर है नीचे, और हमारे पास रीहैब है और केयर गिविंग स्टाफ है। सारे पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और सारे अलर्ट होते हैं, जैसे भी किसी बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप की तरह हम वो
कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास। अब पिछले साल हमारे पास एक वाकया आया, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर सैवी परेरा को एक कॉल आई ईद पे। उनको एक कॉल आई कि हैदराबाद में मीरपुर ख़ास में एक बच्चा पैदा हुआ है जो क्लेफ्ट पैलेट है, हिंदू कम्युनिटी से क्लेफ्ट पैलेट है। तो उनके पेरेंट्स जो उनका ये दूसरा बच्चा था, पहली बच्ची उनकी 1.5 साल की थी, ये दूसरा बच्चा था। हमने उनको समझाया कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। उसके अब्बू ने, वो जो डॉक्टर थी वो बेचारी बुज़ुर्ग थी गायनाकोलॉजिस्ट, वो बड़ी परेशान हुई, उन्होंने हमें कहा। फिर हमने उसको रेस्क्यू किया खुद मीरपुर ख़ास से, यहाँ बुलवाया। उसके आने से पहले हमने आगा खान में ऑर्थोडेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया था मैंने, और ये सारे प्लान उसका बना लिया था हम क्या क्या करेंगे। हमने उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। उस बच्चे ने अपने टाइम के मुताबिक क्रॉलिंग करना, चलना फिरना शुरू कर दिया। अब इस दौरान उसके पेरेंट्स की कॉल आई, मैं उनसे टच में था, तस्वीरें वगैरह भेजता रहता था। वो बच्चा सही हो गया। अच्छा पहले तो उन्होंने कहा हमें बच्चा ये नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन जब वो बच्चा सही हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि हमें ये बच्चा चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मतलब हम खुदा की तरफ से हमारा जो हिस्सा था 1 साल का हमने वो पूरा कर दिया। अब आपके पास बच्चा जाए हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो हम इस तरह भी नहीं करते कि एक माँ बाप अगर पहले हैंड्स अप कर रहा है और दूसरी दफ़ा में वो कह रहा है कि हमें यह हमारा बच्चा दे दो, ये कर दो, तो हम उस पर एतराज़ करें, बल्कि हम दे देते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे वाक़यात हमारे पास ऐसे हुए कि हमारे पास पेशेंट ने एडमिशन करवाया तो उसके बाद वो हमसे ले गए नाराज़ हो के पेशेंट को। फिर उसके बाद हमने फिर भी उन्हें ऑफ़र दी कि आप जब कभी लाना चाहें हमारे दरवाजे खुले हैं। तो वो 2 घंटे के बाद ही पेशेंट को वापस ले आए। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड करते हैं, बहुत पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं, और हम मतलब ये समझते हैं कि हमारा काम जो है वो यही है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो हम आसानियाँ पैदा करने की कोशिश। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुफ्ती बलवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान मुश्ताक आपका बहुत शुक्रिया, दारुल सुकून से आप तशरीफ़ लाए और हमें माशरे का वो पहलू बताया आप लोगों ने, जिससे हम बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं थे। नाज़रीन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।